हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का जो है चैप्टर 8 करेंगे। फ्रेंड्स, 7 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं और आज हम इसका 8वां चैप्टर करेंगे। इसकी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो 8वें चैप्टर का नाम है शरीर में गति। इसमें बताया गया कि शरीर में जो है जंतुओं के शरीर में, मानव के शरीर में गति कैसे होती है। फ्रेंड्स, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। इससे पहले हम 6th 7th 8th क्लास की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, शरीर में गति यानी कि हमारे शरीर में जो है कुछ ना कुछ गति होती रहती है। बिल्कुल शांत होकर बैठिए, अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपयुक्त सभी उदाहरण में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर में कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाती हैं तथा विद्यालय के बाद अपने घर जाती हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 को भरते हुए यह देखते हैं कि देखिए, बूझो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरी प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है। क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है। अब देखिए, यहाँ मानव शरीर और उसकी गतियों के बारे में जो है इसमें बताया गया कि मानव का शरीर किस प्रकार से गति करता है। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान से देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं। आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य हैं, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं। क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप से घुमाते हैं। क्या आपका कंधा भी गति करता है। पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कुल्हों के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटनों से मोड़िए। अपने हाथों को पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधों को छूइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा। हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए और परीक्षण को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप में किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। देखिए, ये जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए, जिस प्रकार से इस चित्र में बांधा गया। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते। नहीं, अब हम इसको जो है नहीं मोड़ पाते। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न अंगों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, यानी कि जहां पर जोड़ होता है हम वहीं से जो है अपने शरीर के हिस्से को मोड़ सकते हैं या घुमा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कोहनी से हम हाथ को मोड़ सकते हैं, कंधे से और गर्दन से।
क्या आप ऐसा कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? जहां से हम शरीर के किसी भाग को जो है मोड़ सकते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि। जैसे कि कोहनी भी संधि होती है, कंधा भी और गर्दन भी। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव नहीं होता। यानी कि जैसे अगर संधि ही नहीं होती तो हम किसी तरह से गति नहीं कर पाते। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली एवं पादांगुलियों को दबाइए। देखिए उंगली के द्वारा जैसे पहले सिर को, चेहरे को, गर्दन को, नाक को, कान को, कंधे के पीछे, हाथ, उंगली, इन सबको जो है पादांगुली यानी कि पैरों की उंगलियों को दबाकर देखिए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। तो ये अस्थियां यानी कि हड्डियां जिनको हम बोलते हैं। ये कठोर संरचनाएं क्या हैं? अस्थियां। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां। जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? यानी कि अस्थियों को तो मोड़ा नहीं जाता लेकिन हम अपनी कोहनी को मोड़ लेते हैं। वो क्या होता है? ज्वाइंट की वजह से। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती, यानी कि सिर्फ एक ही अस्थि नहीं होती, अनेक अस्थियां जो है कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। यानी कि जैसे घुटने में संधि, कोहनी में संधि, कंधे में संधि। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जो है अनेक संधियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें। अब ये है कंदुक खलीला संधि। पहली संधि कौन सी है? कंदुक खलिका संधि। कौन सी? मैं आपको एक बार बार रिपीट कीजिए फ्रेंड्स, तभी हम इसको याद कर पाएंगे। कंदुक खलिका संधि। पहली है कंदुक खलिका संधि, दूसरी है धुरागर संधि। तो हम पहले कौन से पढ़ेंगे? कंदुक खलिका संधि कौन सी होती है? कागज की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पूरी गेंद में छेद करके उसे उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए। देखिए पहले तो जो है कागज की पट्टी को बेलन की तरह मोड़िए और फिर रबड़ और प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए। जैसा कि चित्र में देखिए, चित्र में दिखाया गया है। आप कागज के बेलन देखिए, ये कागज का बेलन है, ये कटोरी है, ये गेंद है और इस प्रकार से कागज का बेलन जो है गेंद में डाला गया है को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए जिस तरह से ये गेंद जो है इस छोटी सी कटोरी में रखी गई है, अब इसको चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी से में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक हाथ का एक जो है, देखिए जैसे कागज का बेलन जो है एक हाथ है और गेंद इसका जो है एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई उदाहरण खोज सकते हैं? यानी कि कंदुक खलिका संधि जो होती है उसमें जो है चारों ओर गति होती है। इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। ये देखिए इसमें इस चित्र में जो है कंदुक खलिका संधि को दिखाया गया है। ये यहाँ से कंदुक खलिका संधि है, ये जांघ की अस्थि है, ये श्रोणि अस्थि है। तो ये कंदुक खलिका संधि में क्या होता है, जहाँ पर ये ज्वाइंट होता है उससे इस अस्थि को जो चारों ओर इस हिस्से को घुमाया जा सकता है। धुराग्र संधि। तो पहले कंदुक खलिका संधि पढ़ी, अब हम धुरागर संधि। कंदुक खलिका संधि में तो जो है चारों ओर घुमाया जाता है। अब धुरागर संधि के बारे में पढ़ेंगे। गर्दन एवं सिर को जोड़ने वाली संधि धुरागर संधि है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिर को
और गर्दन को जो जोड़ने वाली ये जो संधि है वो कौन सी है? धुराग्र संधि। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। जैसे हम सिर को जो है दाएं बाएं या आगे पीछे घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वर्ताकार रूप से घुमा सकते हैं। यानी कि कंदुक खलिका संधि में तो जो है हम पूर्ण रूप से वर्ताकार घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। इसमें जो आगे पीछे दाएं बाएं ही घुमा सकते हैं। तो धुराग्र संधि और कंदुक खलिका संधि के बारे में हमने पढ़ा। कंदुक खलिका संधि में पूरा घुमा सकते हैं, धुराग्र संधि में जो है आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। अब हम हिंज संधि के बारे में पढ़ेंगे। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे पीछे की ओर खुलने देता है। इस अतः कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का बेलन यानी कि सिलेंडर बनाइए, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। ये देखिए, हिंज जैसी संधि द्वारा गति की दिशा। तो चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी के इसी प्रकार की गति देखी थी। देखिए, हिंज जैसी संधि के द्वारा गति की दिशा जो इसमें दिखाई गई है। चित्र 8.5 जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज संधि से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज यानी कि कब्जा संधि होती है। जैसे दरवाजे में कब्जे होते हैं उसी प्रकार से कोहनी में हिंज संधि होती है, जो एक तरफ ही एक दिशा में ही गति होने देती है, जिसे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। जैसे कि कोहनी में आगे और पीछे एक ही दिशा में संधि होती है, उसे क्या कहते हैं? हिंज संधि। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? अब देखिए, कद्दू खलिका संधि, हिंज संधि और अब हम अचल संधि के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। तो अचल संधि कौन सी होती हैं? जो ये अस्थियां जो इन संधियों पर हिल नहीं सकती, तो उन्हें क्या कहते हैं? अचल, यानी कि जो हिल ना सकती। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर कर लेते हैं। देखिए, अपना मुंह खोल के देखिए, तो अपने निचले जबड़े को जो है सिर से दूर कर लेते हैं। अब आप ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इससे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। तो अचल संधि कहाँ कहाँ है? ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य जो है कैसी संधि है? अचल संधि। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। जैसे हिंज संधि, हमने विभिन्न संधियाँ पढ़ी, कद्दू खलिका संधि, हिंज संधि और ये अचल संधि। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करते हैं। इस ढांचे को क्या कहते हैं? कंकाल। हम जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति, देखिए जैसे ये चित्र में दिखाई गई है, ये जो है मानव कंकाल की आकृति है। हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियां और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। क्या कभी आपका एवं आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों की को हुई संभावित स्थिति के विषय में
जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चल जाता है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक प्रकार से अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक सीधे सिद्ध स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। तो ये कलाई जो है लचीली होती है। यह देखिए जैसे ये दिखाया गया है, ये कलाई जो है लचीली होती है, अनेक प्रकार की नहीं, जैसे सॉरी, यह अनेक हड्डियों अस्थियों से मिलकर बनी है, तो उसे क्या कहते हैं? कार्पेल। देखिए उसे क्या कहते हैं? कार्पेल। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता क्या? वो मुड़ ही नहीं पाती। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को हम आज यहीं तक करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।